हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और देखा था सेक्शन 110। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो हमें बताता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में ही और किस तरीके से ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की वजह से हमें हेल्प मिलती है, किसी कोर्ट को हेल्प मिलती है किसी प्रॉपर्टी को फोरफिट करने में या किसी भी तरीके के एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स को प्रोड्यूस करवाने में, या किसी भी एक्यूज पर्सन जो कि फॉरेन कंट्री में है उसको अपने सामने प्रोड्यूस करवाने के लिए किस तरीके से ये असिस्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 111 जो हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जिस इसमें बताई गई है हमें, फर्स्ट डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि दो कंट्रीज आपस में ट्रीटी करती है या एग्रीमेंट करती है कि आपको किसी भी तरीके की नीड हेल्प की जरूरत होगी, किसी भी तरीके का असिस्टेंस चाहिए होगा तो हम प्रोवाइड करवाएंगे रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स, चाहे वो एविडेंस हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो इन कंट्रीज को जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, कल हमारे एग्जाम्पल में इंडिया और यूएसए ने जो है एग्रीमेंट किया था, तो यूएसए हमारे लिए क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और यूएसए के लिए इंडिया क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो कोई भी ऐसा प्लेस जो कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, और जिसके साथ हमने क्या कर रखा है? एग्रीमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें बताई गई है प्रॉपर्टी के बारे में, आइडेंटिफाइंग के बारे में। आइडेंटिफाइंग, तो आइडेंटिफाइंग का बताया हुआ है सिंपल सा मतलब जिसमें हमें इंक्लूड किया जाता है एविडेंस को एस्टैब्लिश करना। किस चीज के एविडेंस को? कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको या तो वो क्राइम से डिराइव हुई है या फिर क्राइम में यूज हुई है, उस प्रॉपर्टी को ये बात एस्टैब्लिश करना, ये एविडेंस करना, हाँ इस प्रॉपर्टी को इस क्राइम में यूज किया गया था, ये या क्राइम से डिराइव हुई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये बताता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को जो है क्राइम में यूज किया गया है या फिर वो क्राइम से डिराइव हुई है, डिराइव हुई है या फिर किसी भी क्राइम में यूज हुई है, प्लस कोई भी करेंसी ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया। मतलब जैसे हमारे हवाला की ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ पैसा इंडिया से दूसरी कंट्रीज में पहुंचाया जाता है लेकिन बिना किसी रूल को, रेगुलेशंस को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल, कस्टम एक्ट को जहां फॉलो नहीं किया जा रहा और करेंसी को दूसरे कंट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो करेंसी ट्रांसफर भी हमारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इंक्लूड हो जाएगा। प्लस ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो क्राइम से आई है। तो ये बताता है हमारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है जिसमें हमें बताया गया है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो टेंजिबल है, जिसे हम छू सकते हैं, या इनटेंजिबल है मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, या फिर कॉर्पोरियल है मतलब जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है, या इनकॉर्पोरियल है जैसे कि किसी की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। इनकॉर्पोरियल मतलब जैसे किसी प्रॉपर्टी से रेंट आते हैं तो रेंट रिसीव करने के राइट को हम क्या बोलेंगे?
इनकॉर्पोरियल, ये इसका एग्जाम्पल है। इंटेंजिबल का क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। तो कोई भी एसेट्स या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, टैंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल मतलब जैसे कि गोल्ड, उसे हम मूव कर सकते हैं। बुक्स, जिसे हम मूव कर सकते हैं। इमूवेबल, जिसे हम मूव नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग। तो किसी भी तरीके का ऐसा एसेट तो जिसे क्राइम में यूज किया गया है या वो क्राइम से डिराइव हुआ है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी, एज पर सेक्शन 111। लास्ट डेफिनेशन इसमें आती है ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग मतलब ट्रेस करना, उसका नेचर देखना, उसका डिस्पोजिशन देखना, कहाँ वो डिस्पोज की गई है, किस टाइप की है, ये सारी ही एक्टिविटीज हमारी आ जाती है ट्रेसिंग में। तो 111 ने हमें बताया डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं सेक्शन 112 क्या कहता है। सेक्शन 112, तो सेक्शन 112 क्या कहता है? सेक्शन 112 कहता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इंडिया में और ये किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ ऐसे एविडेंसेस चाहिए जो इन्हें लग रहा है यूएसए में है, यूएसए में है। तो ये क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? ये क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे अगर इन्हें ऐसा कुछ चाहिए होगा? तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इनसे बड़े रैंक के जाके ऐसी अथॉरिटीज को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देंगे। क्या देंगे? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये चीज की जरूरत है, ये आप उस कंट्री से मंगवा दीजिए। और ये अथॉरिटी कौन सी होगी? जिसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन सी अथॉरिटी इस ट्रांजैक्शन में डील करेगी। फिर जाकर ये कहां पर? यूएसए के कंट्री को ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेंगे। जहां भी यूएसए ने जिसको भी बोला होगा, ऑथराइज कर रखा होगा, वो पर्सन इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, तो यूएसए की गवर्नमेंट के पास जाएगा। फाइनली किसके पास जाएगा? हमारे यूएसए के कोर्ट के पास, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो डॉक्यूमेंट या वो एविडेंस है। तो ये चीज है हमारी 112 में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के थ्रू जो है काम करेगा, डायरेक्ट डील नहीं करेगा। यही प्रोसेस जो है हर जगह फॉलो किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पर्सन को बुलाना हो, हमें वहां पर सिचुएटेड है या वहां पर रह रहा है, उस पर्सन को भी हमें अगर इंडिया में बुलाना होगा तो यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो ये बताता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। तो अब ये यूएसए वाला कोर्ट जो है उस एविडेंस को कलेक्ट करेगा या उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेगा जो भी जरूरत है। हो सकता है कोई सी चीज की जरूरत हो तो उसे अपने पास ले लेगा। फाइनली क्या करेगा? फाइनली अब ये यूएसए वाला कोर्ट हमारा आ जाएगा इस यूएसए की गवर्नमेंट के पास। ये गवर्नमेंट देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दे देगी इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये सारी चीजें। मान लो डॉक्यूमेंट था, तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास आ जाएगा? हमारी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन टीम के पास। या हो सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला हो किसी पर्सन से जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसकी स्टेटमेंट भी आप ले लेना, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है और उसने क्या कहा। तो ऐसी स्टेटमेंट भी हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में ये वैलिड प्रूफ माने जाएंगे, वैलिड एविडेंसेस कंसिडर किए जाएंगे।
तो इस तरीके से प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, 113 इसी का उल्टा है। मतलब ये बात थी जब इंडिया के किसी कोड को किसी भी चीज की जरूरत थी, किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी पर्सन की। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है बाहर की जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएसए, वहां पर कोई ट्रायल चल रहा है, कोई ट्रायल चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसी सिचुएशन में उसे इंडिया के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, इंडिया में, या कोई ऐसा सामान थे जो इंडिया में है, या ऐसा कोई पर्सन जिससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उल्टा होगा। अब क्या होगा, यूएसए की गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, यूएसए की कंट्री में जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी होगी उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है देगी, और फिर ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसके पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यूएसए की गवर्नमेंट देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया कहां पहुंचा देगा, उस कोर्ट में। अब ये कोर्ट कैसे काम करेगा, ये कोर्ट वैसे ही काम करेगा जैसे ये कोर्ट तब काम करता है तब इसकी दूसरी वाली किसी बाहर के जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट इसको ये काम करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्ट था रोहिणी का, तो इसको साकेत का कोर्ट जिस तरीके से काम करने के लिए कहता कि भाई ये समन एग्जीक्यूट करवा दे, ये वारंट एग्जीक्यूट करा दे, तो ऐसे ही अब रोहिणी वाला कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा। मतलब डुप्लीकेट में करेगा और समन इशू और जो भी एग्जीक्यूशन होगी सारी के सारी इंफॉर्मेशन अपने इंडियन कोर्ट को देगा। इंडियन कोर्ट जाके ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगी, गवर्नमेंट को, जो कि यूएसए की है। फाइनली यूएसए की गवर्नमेंट किसको देगी, अपने यूएसए के कोर्ट को। तो यूएसए के कोर्ट से आई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यूएसए की गवर्नमेंट को, यूएसए की गवर्नमेंट के बाद गई इंडिया की गवर्नमेंट तक, इंडिया की गवर्नमेंट के बाद आ गई इंडिया के कोर्ट्स के पास। अब जो भी कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई फाइनली कहां पहुंचानी है, यूएसए के कोर्ट के पास। तो बस 112 113 का अपोजिट है। अब हम देखते हैं 114 क्या कहता है। सेक्शन 114 बताता है असिस्टेंस के बारे में, जो कब चाहिए होता है, किसी पर्सन की प्रेजेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसका नाम है करण, ठीक है। अब इसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है या ऐसे एविडेंसेस है या इसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई थिंग है जो जरूरत है किसी ट्रायल में, और उसका ट्रायल कहाँ चल रहा है, हमारे इंडिया के कोर्ट में। अब इंडिया की कोर्ट को इस तरुण को इंडिया में बुलवाना है। ये तरुण कहाँ रहते हैं, यूएसए में, ये यूएसए चले गए हैं। अब इस तरुण को यहाँ पर इंडिया में बुलवाना है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, सेम प्रोसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाएगा, यूएसए की गवर्नमेंट के पास भेजेगी, फिर यूएसए की गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी, हाँ ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जेन्युइन है, जिस अथॉरिटी को भेजना चाहिए था उसी अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। फाइनली किसके पास जाएगा, यूएसए के कोर्ट के पास। अब ये कोर्ट क्या करेगी, समन की जरूरत होगी तो समन करेगी, और वारंट की जरूरत होगी तो वारंट करेगी। किसको, तरुण को, और बताएगी कि इंडियन कोर्ट ने ऐसे ऐसे आपको बुलाया है। अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि यूएसए में ये प्रिजनर था, मतलब यूएसए की ये जेल में कैद था, यूएसए में भी क्राइम कर दिया इसने, यूएसए में भी क्राइम कर रखा है, तो वहां पर ये प्रिजनर था।
तो अब यूएसए की गवर्नमेंट को डर लगेगा कि मैंने वहां पर भेज दिया इसको, लेकिन ये तो यहाँ हमारा ही क्रिमिनल है, तो हम ही इसे रिटेन करेंगे। तो जिस भी तरीके की उसको कंडीशंस लगानी है वो कंडीशंस इंपोज करके यूएसए की गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। कंडीशंस को इंपोज करेगी वहां की गवर्नमेंट या वहां की कोर्ट्स, और तरुण को जो है वो इंडिया में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ अरेंजमेंट की हुई है, हमने उनके साथ ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे को असिस्ट करेंगे अगर ऐसी जरूरत पड़ती है। तो अभी हमने क्या देखा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको जो एक्यूज है या जिसके पास कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस थे उसको प्रोड्यूस करवाना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है? प्रोसेस वही रहेगा, कोर्ट जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेके, गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के पास जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट फाइनली कोर्ट को देगी। अब कोर्ट अपना काम करेगा। इन केस अगर वो दूसरी कंट्री में भी प्रिजनर है तो कुछ कंडीशंस इंपोज करके उसको बाहर भेजा जा सकता है, दूसरी कंट्री में भेजा जा सकता है। अब यही सिचुएशन हो सकती है उल्टी, मतलब अब जो है यूएसए में कोई ट्रायल चल रहा था जिसमें ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो कि इंडिया में है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा? तो यूएसए की गवर्नमेंट जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव करेगी किससे? यूएसए के कोर्ट से, और वो आएगा इंडिया की गवर्नमेंट के पास, वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फाइनली किसके पास जाएगा? इंडिया के कोर्ट के पास, ऐसे कोर्ट के पास जहां पर उस पर्सन की जुरिस्डिक्शन है। अब वो कोर्ट जो है समन करेगा या वारंट करेगा, और कैसे करेगा? जैसे हमारे एज पर इंडियन लॉज करता है, मतलब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन उसे किस तरीके से समन इशू करना है, वारंट इशू करना है, उस सिचुएशन को देखते हुए वो सब कुछ इशू करेगा। और सिमिलरली अगर वो इंडिया में भी प्रिजनर है, फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रिजनर था कौन? मैककुले, और इसके लिए समन या वारंट इशू हुआ है, तो अब इंडिया डरेगी कि इसने तो इंडिया में भी क्राइम किया है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया में क्राइम किया है तो हम इसको क्यों भेजे दूसरी कंट्री में? तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये कुछ कंडीशंस इंपोज करके भेज सकती है। तो यही बातें बताता है हमारा सेक्शन 114। बाकी के सेक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।